मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर। ठीक है। मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्य के बाद का समय। उसमें देशी राजा भी होंगे, विदेशी भी राजा होंगे नहीं। हिंद यवन शक पहलव कुषाण, इधर भी शुंग, ये सब लोग। शकों, कुषाणों और सातवाहन, सातवाहन भी इस समय थे। और प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। इस काल में कलाओं और शिल्पों का विलक्षण विकास हुआ। इस काल के ग्रंथों में हम शिल्पियों के जितने प्रकार पाते हैं उतने पहले के लेखों में नहीं पाते। मौर्य पूर्व काल के दीघ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। दीघ निकाय में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। तो इसी काल के महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है। ठीक है। फिर भी सूची अधूरी है। मिलिंद पन्नों या मिलिंद प्रश्न में तो 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबद्ध हैं। साहित्यिक स्रोतों में तो शिल्पियों को अधिकतर नगरों से जोड़ा गया है, किंतु कुछ उत्खननों से प्रकट होता है कि वो गांव में भी बसते थे। तेलंगाना स्थित करीमनगर के गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोलों में रहते थे। इसके बारे में अभी पढ़े हैं जब हम सातवाहन पढ़ रहे थे। नहीं, सॉरी, सातवाहन नहीं, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ जब पढ़ रहे थे, है ना। हाँ। लोहार, सुनार, कुम्हार, ये सब अलग अलग टोलों में रहते थे। कृषि मजदूर और अन्य मजदूर जो होते थे एक दूसरे छोर पर बसते थे। करीमनगर की बात है। और करीमनगर फेमस क्यों है भाई? सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा, रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। पीतल, जस्त, सूरमा, लाल संख्या के कार भेदों का संख्या के कई भेदों का प्रभेदों का उल्लेख है। इससे खान और धातु कौशल में भारी प्रगति, विशेषीकरण का पता चलता है। लोहा बनाने के तकनीकी ज्ञान में भारी प्रगति हुई। अनेक उत्खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प की वस्तुएं अधिकाधिक संख्या में मिली, परंतु इस विषय में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना सबसे समृद्ध प्रतीत होता है। तेलंगाना का करीमनगर क्षेत्र और नलगोंडा सर जिला। यहाँ पर शिक्षा के लिए फेमस है सर। हथियार, नलगोंडा जिला और करीमनगर हथियार, हथियार के साथ साथ यहाँ पे तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े, कुल्हाड़ियाँ, हसिया, फाल, उस्तरा, करछुल, लोहे की वस्तुएं मिली हैं। दो जगहों, करीमनगर और नलगोंडा जिला। छुरी जी कांटे सर। सहित भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात अबिसिनियाई बंदरगाहों से किया जाता था। छुरी कांटे सहित भारतीय लोहे और इस्पात का जो निर्यात होता था वो कहाँ से होता था? अबिसिनियाई बंदरगाहों को किया जाता था। पश्चिम एशिया में उनकी भारी प्रतिष्ठा भी थी। कपड़ा बनाने, रेशम बुनने, अस्त्रों और विलास की वस्तुओं के निर्माण में भी प्रगति हुई। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र निर्माण का बड़ा केंद्र। ठीक है। मथुरा में एक साटक जैसा कोई विशेष प्रकार का वस्त्र होता था जो बनाया जाता था, और इसके निर्माण का प्रमुख केंद्र भी था मथुरा। दक्षिण भारत के कई नगरों में रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपांतवर्ती उरैयूर में ईंटों का बना रंगाई का हौज मिला है। कहाँ पर मिला है? उरैयूर में मिला है, जो तमिलनाडु में है, और तिरुचिरापल्ली के आसपास में। अरकमेडु में भी इस तरह के हौज मिले। तो रंगाई के हौज आपको कहाँ मिल रहे हैं?
उरैयूर और अरिकमेडु। अरिकमेडु में भी इस तरह के हौज मिले। ये हौज ईसा की पहली से तीसरी सदियों के हैं। इन क्षेत्रों में करघे पर कपड़ा बुनने का व्यवसाय बहुत प्रसिद्ध था। इन क्षेत्रों मतलब उरैयूर और आपका अरिकमेडु क्षेत्र की बात हो रही है। कोल्हू के प्रचलन से तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस काल के अभिलेख बतलाते हैं कि बुनकरों, सुनारों, रंगरेजों, धातुशिल्पियों, दंत शिल्पियों, जौहरियों, मूर्तिकारों, मछुआरों, लोहारों, गंधियों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुहाएं बनवाई और उन्हें स्तंभ, पट, कुंड आदि का दान दिया। अक्सर जो गुफाएं देखने को मिलेंगी उसमें व्यापारियों का भी बड़ा योगदान रहा है ना? व्यापारियों ने भी उनको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चलते हैं। इन सब से प्रकट होता है कि दस्तकारों के धंधों में खूब बढ़त हुई। दस्तकारों के धंधों में खूब बढ़त बढ़त हुई है। इसका प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समय के जो अभिलेख रहे हैं उनमें साफ साफ बताया गया है कि जो बुनकर, सुनार, रंगरेज मतलब ये शिल्पकार वर्ग जो था वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए सिर्फ गुहाओं का ही निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि स्तंभ, पट्ट और कुंड का दान भी किया था। विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में क्या क्या था? हाथी दांत का काम था, कांच का काम था, मणि माणिक्य बनाने का काम उल्लेखनीय था। ठीक है, विलास की वस्तुओं को उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथी दांत का काम, कांच का काम, मणि माणिक्य बनाने का काम उल्लेखनीय। सीप या शंख शिल्प भी उन्नत स्थिति में था। कुषाण स्थलों में खुदाई के क्रम में बहुत सी शिल्प वस्तुएं मिली हैं कुषाण के समय में। केंद्र नहीं बोल। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान तो भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम में भी मिली हैं। मतलब ये है कि इनके यहाँ हमारे यहाँ दोनों का व्यापार भी आपस में चल रहा था, है ना? इनका संबंध दक्कन में सातवाहन स्थलों के उत्खनन में पाई गई दंत शिल्प की वस्तुओं से जोड़ा जाता है। मतलब सातवाहनों का रोम के साथ व्यापारिक संबंध भी मौजूद था। रोम की कांच की वस्तुएं तक्षशिला अफगानिस्तान में मिलती हैं, लेकिन भारत ने कांच ढालने की जानकारी ईसवी सन के आरंभ में आकर प्राप्त की और उसे चोटी पर फिर पहुंचाया भी। इसी तरह मौर्योत्तर स्तरों में रत्न तुल्य पत्थरों के मनके, मणियां बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हीं स्तरों में शंख के बने मनके और कंगन भी पाए गए हैं। इन्हीं स्तरों में मतलब कौन से स्तर में? मौर्योत्तर स्तर की बात हो रही है। सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी इस समय, और ये काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, लेड, प्रोटीन के तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर थे। इस काल में अभिलेख बतलाते हैं कि बुनकरों, सुनारों, रंगरेज शिल्पी लोग नकली रोमन सिक्के भी बना लेते थे। सिक्का ढालने के कई तरह के सांचे उत्तर भारत, दक्कन में पाए गए थे। सिक्का ढालने के जो सांचे हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? उत्तर भारत में भी और दक्कन में भी। सातवाहन स्तर के एक सांचे से पता लगता है कि इससे छः छः सिक्के एक ही बार में निकल आते थे। इन शहरी हस्तशिल्पों के साथ साथ पकी मिट्टी मतलब टेराकोटा की सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनती थीं, जो विशाल मात्रा में पाई गई हैं। ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों में पाए गए, किंतु इस प्रसंग में नलगोंडा जिले के येल्लस्वरम का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। नलगोंडा जिले में येल्लस्वरम है, ये विशेष रूप से इसका नाम लिया जाता है। और क्यों? टेराकोटा की विशेष सुंदर सुंदर मूर्तियों के लिए।
यहाँ पर हमको मूर्तिकाएं मिलती हैं और उनके निर्माण के सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। कौन सी जगह है? येल्लस्वरम है। मूर्तिकाएं और उनके सांचे हैदराबाद से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर कोंडापुर में भी पाए गए। कोंडापुर में भी क्या मिले हैं? मूर्तिकाएं और उनके सांचे मिले हैं कोंडापुर में। मूर्तिकाएं अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए बनती थी। मूर्तिकाएं अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए बनती थी। ये गौर करने की बात है कि गुप्त काल और खासकर गुप्तोत्तर काल में नगरों के पतन के साथ मूर्तिकाओं की संख्या बहुत घट गई थी। मूर्तिकाएं अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए बनती थी। ये गौर करने की बात है, गुप्त काल और खासकर गुप्तोत्तर में नगरों के पतन। शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे, आपस में संगठित होते थे। उनके संगठन का नाम क्या था? श्रेणी। ईसा की दूसरी सदी में महाराष्ट्र में बौद्ध धर्मावलंबी गृहस्थ उपासकों ने कुम्हारों, तेलियों, बुनकरों की श्रेणियों के पास धन जमा किया ताकि उससे बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र, अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जाएं। ठीक है। इसी सदी में प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए एक अधिपति ने आटा पीसने वालों की एक श्रेणी के पास अपनी मासिक आय से बचाकर धन जमा किया। मतलब सबकी अपनी अपनी श्रेणियां हैं। यहाँ पे देखिए, कुम्हार, तेली, बुनकर, इन सब की अपनी अपनी श्रेणी थी। फिर आटा पीसने वालों की अपनी श्रेणी। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां प्रचलित थीं। अभिलेखों से ज्ञात अधिकतर शिल्पी मथुरा क्षेत्र में, पश्चिमी दक्कन में जमे थे, जो पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर पड़ते थे। ज़्यादातर शिल्पी आपको कहाँ मिलेंगे? मथुरा क्षेत्र में, पश्चिमी दक्कन में। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया थी भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच फलता फूलता व्यापार। सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया मानी जाती थी भारत और रोम के बीच का व्यापार। आरंभ में यह व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था। ईसा पूर्व पहली सदी से शकों, पार्थियनों, कुषाणों की गतिविधियों के कारण स्थल मार्ग से व्यापार करना संकटापन्न हो गया। यद्यपि ईरान के पार्थियन लोग भारत से लोहा इस्पात का निर्यात करते थे, लेकिन वो ईरान के और भी पश्चिमी इलाकों के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालते थे। अपना व्यापार चलाते थे लेकिन दूसरे के व्यापार में बाधा डालते थे। ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लग गया। ईसा की पहली सदी में ही, ठीक है, यहीं से लगता है ईसवी सन के आरंभ के आसपास मानसून के रहस्य का पता लग गया था। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है ना? मानसून के बारे में जानकारी होना उनके व्यापार को लाभ दे रहा था। मानसून के रहस्य का पता लग गया। फलस्वरूप नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिमी तटों तक का सफर काफी कम समय में कर सकते थे। वे भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर आसानी से पहुंच सकते थे। देखिए, मानसून के रहस्य की जानकारी होने से क्या क्या फायदे हुए थे। जैसे पश्चिमी समुद्र तट पर भड़ौ, सुपारा, पूर्वी तट पर अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति। पश्चिमी पर भड़ौच है, सुपारा है, पूर्वी पर अरिकमेडु है, ताम्रलिप्ति है। इन सभी बंदरगाहों में भड़ौ सबसे महत्वपूर्ण और उन्नतिशील था। वहाँ सातवाहन राज्य के उत्पादन तो पहुँचते ही थे। शक और कुषाण राज्य की वस्तुएं भी थी। शक और कुषाण लोग भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तट तक दो मार्ग से जाते थे। दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे। मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भी जुड़े थे। कौन? कुषाण, है ना? कुषाण लोग जुड़े थे रेशम मार्ग से। पहला मार्ग कैसा था? उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर जाता था। तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था। पहला जो मार्ग था
उत्तर से दक्षिण तक्षशिला को सिंधु घाटी से जोड़ रहा था। फिर वहां से वो जाता था भड़ोच, और दूसरा जो था उत्तरापथ नाम से विदित है, अधिक चालू था। ये तक्षशिला से चलकर आधुनिक पंजाब से होते हुए यमुना के पश्चिम तट तक पहुंचता, फिर यमुना का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर मथुरा तक पहुंच जाता था। दो मार्ग थे, और दोनों के दोनों मार्ग खत्म कहाँ हो रहे हैं? तक्षशिला में जाके, है ना, दोनों ही तक्षशिला जुड़े हुए थे। ओके, ध्यान रखना। फिर मथुरा से मालवा में उज्जैन पहुंचकर वहां से पश्चिमी समुद्र तट पर भड़ोच जाता था। उज्जैन में आकर एक और मार्ग उससे मिलता था। ठीक है, उज्जैन उज्जैन में आकर एक और मार्ग उससे मिलता था, जो इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी से निकलता था। ठीक है, भारत और रोम के बीच व्यापार तो भारी मात्रा में चला, लेकिन इस व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रे के काम की चीजें शामिल नहीं थीं। बाजार में विलास की वस्तुएं खूब चलती थीं, जो कभी-कभी अभिजात वर्गीय आवश्यकताएं मानी जाती। रोम वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से से व्यापार शुरू किया। रोम वालों का जब व्यापार शुरू हुआ, वो सुदूर दक्षिणी हिस्से से ही शुरू हुआ था। मतलब उनके सबसे पहले के सिक्के हमको कहाँ पे मिलेंगे? तमिल राज्यों में मिले, जो सातवाहनों के राज्य क्षेत्र के बाहर भी है। सातवाहनों के राज्य क्षेत्र के बाहर है, लेकिन संगम जो पीरियड चल रहा था, उनके क्षेत्र में आता है। इस तमिल क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? और इस तमिल क्षेत्र को तमिलकम भी कहा जाता था, और तमिश्कम भी कहा जाता था। तमिलकम या तमिश्कम भी कहा जाता था, है ना। ये संगम काल से संबंधित क्षेत्र है। इसे तमिल प्रदेश भी कहते हैं। जहां पर कौन रहे हैं भाई? चोल, चेक चेर पांडे। और पांड्य, इन तीनों का शासन रहा है जहां पे। ठीक है, रोम वाले मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिनके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। इनको मुख्य रूप से मसालों का ही आयात करना था, तो वो दक्षिण भारत में ही मिल रहा था। तो मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रत्न और माणिक्य का आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मोती, हाथी दांत, रत्न, पशु की गिनती विलास की वस्तुओं में की जाती थी। मतलब विलास की वस्तुओं में अगर देखा जाए, तो आप मोती देख सकते हैं, हाथी दांत देख सकते हैं, रत्न है, और पशुओं की गिनती कर सकते हैं। सर विलास क्या है? किंतु पौधे और उसके उत्पाद धर्म, अंतिम संस्कार, पाक औषधि के काम में आते थे। पाकशाला के बर्तन भी आयात में शामिल रहे होंगे। छुरी, कांटा का प्रयोग उच्च वर्ग के लोगों में शायद महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा। भारत से सीधे भेजी जाने वाली वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं चीन और मध्य एशिया से भारत आती हैं, तब रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती है। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान, ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था, लेकिन बाद में जब ईरान और उसके पड़ोस के क्षेत्रों में पार्थियनों का शासन हो गया, तब इसमें कठिनाई पैदा हुई। अतः रेशम के व्यापार का मार्ग कुछ बदल गया, और वह इस उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आने लग गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें, जो व्यापार चल रहा था, जैसे रोम वासी क्या ले जाते थे? मसाला ले जाते थे, हाथी दांत ले जाते थे, माणिक ले जाते थे, हीरा, मतलब कीमती सामान, कीमती पत्थर ले जाते थे। उसके बदले में वो लोग क्या देते थे? उसके बदले में वो लोग शराब के दोहत्थे कलश, मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र,
ये सब वो लोग भेजते थे भारत में। ये वस्तुएं पश्चिमी बंगाल में हमको देखने को मिली हैं, तामलुक में, पांडिचेरी के निकट के अरिकमेडु में, दक्षिण भारत के कई अन्य स्थानों पर खुदाई में ये सारी चीजें हमको मिली। कभी कभी तो वो वस्तुएं गुवाहाटी तक पहुंच जाती। लगता है सातवाहन अपना सिक्का ढालने में लगता है सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वह रोम से लपेटी हुई पट्टियों की शक्ल में मंगाया जाता था। उत्तर भारत में रोम से आई वस्तुएं बहुत कम ही मिली, परंतु इसमें संदेह नहीं कि कुषाणों के समय में इस उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में ईसा की दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ व्यापार चलता था। किसका? मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर हिस्सा का व्यापार रोमन साम्राज्य के पूर्वी हिस्से के बीच में चल रहा था। और वो समय कौन सा था? कुषाणों का। ठीक है। जब 115 ईस्वी में मेसोपोटामिया को जीतकर रोम का प्रांत बना लिया गया तब इस व्यापार को और सहूलियत मिली। मेसोपोटामिया के जीतने से व्यापार को सहूलियत मिली। रोम के सम्राट ट्रोजन ने न केवल मस्कट पर विजय प्राप्त की बल्कि फारस की खाड़ी का भी पता लगाया। व्यापार और विजय के फलस्वरूप रोमन वस्तुएं अफगानिस्तान पश्चिमोत्तर भारत में पहुंची। कैसे पहुंची हैं? व्यापार और विजय दोनों के मामले में। व्यापार भी किया इन्होंने, अपने विजय अभियान भी चलाए। इन दोनों की वजह से रोमन की जो रोमन वस्तुएं थी वो अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में पहुंची। काबुल से 72 किलोमीटर उत्तर बेग्राम में इटली, मिस्र, सीरिया में बने कांच के बड़े बड़े मर्तबान मिले। वहाँ कटोरे कांसे का गोड़ा, इस्पात का पैमाना, पश्चिमी बाट कांसे की छोटी छोटी यूनानी रोमन मूर्तियाँ, सुराही, सिलखड़ी के अन्यान्य पात्र भी मिले हैं। तक्षशिला में जिनकी पहचान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के आधुनिक सिरकप से की गई, यूनानी रोमन कांस्य मूर्तियों के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। सिरकप जगह है, यहाँ से कुछ मिले हुए हैं जो तक्षशिला में वो जगह है। सिरकप से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, रोमन कांस्य मूर्तियाँ मिली हुई हैं जो कैसी हैं भाई? यूनानी रोमन कांस्य मूर्ति के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में जानी जाती हैं। हमें चांदी के गहने भी मिले हैं, कुछ कांस्य के पात्र, एक कलश। रोमन सम्राट टाइबेरियस के कुछ सिक्के भी हमको मिले हुए हैं, यही इसी जगह पे। सर एक टाइबेरियस ना जगह। परंतु अरेटाइन मृदभांड जो दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाते हैं वो मध्य भारत और पश्चिमी भारत अफगानिस्तान में नहीं मिलते। मतलब अरेटाइन मृदभांड जो मिट्टी का बर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में ही मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। स्पष्ट है कि इन स्थानों में वो लोकप्रिय पश्चिमी वस्तुएं नहीं पहुंची जो अधिकतर विंध्य के दक्षिण में सातवाहन राज्य में और उससे भी दक्षिण में पाई गई थी। इस प्रकार सातवाहनों और कुषाणों के राज्यों को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ पहुंचा, फिर भी लगता है अधिक लाभ सातवाहनों को हुआ था। रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्व के क्या थे? रोम से जो आते थे, अच्छा यहाँ से जो वस्तुएं जाती थी विदेशों में, वो कौन कौन सी वस्तुएं थी जो बेची जाती थी? सूती वस्त्र, हाथी के दांत के बने उत्पाद, हम्म। मोती। हम्म। ये सारी चीजें बाहर भेजी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे बात है कि रोम से जो आती थी, आयात किसका किया जाता था? यहाँ रोम से आयात हम लिख सकते हैं ढेर सारे रोमन सिक्के जो प्राय सोने और चांदी के होते थे, सबसे ज्यादा महत्व के थे। समूचे उपमहादेश में इन सिक्कों के लगभग 150 जखीरे प्रकाश में आए। ठीक है। जखीरे प्रकाश में आए और इनमें अधिकतर विंध्य के दक्षिण में पाए गए। जो रोमन सिक्कों के जखीरे देखे गए उनमें से ज्यादातर आपको कहाँ मिल रहे हैं? विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में मिल गए। भारत में पाए जाने वाले
भारत में पाए गए रोमन सोने चांदी के सिक्कों की संख्या 6,000 से अधिक नहीं है, पर यह कहना कठिन है कि केवल इतने ही सिक्के रोम से आए। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में अफसोस प्रकट किया कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। इस लेखक का नाम याद रखना चाहिए, इसकी किताब का नाम याद रखना चाहिए और इसका स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। ठीक है, प्लिनी है, 77 ईस्वी में बोल रहा है नेचुरल हिस्ट्री के माध्यम से कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। इस कथन में अतिरंजन हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले 22 ईस्वी में शिकायत का वर्णन मिलता है। रोम पूरब से गोल मिर्च मंगाने पर अत्यधिक खर्च कर रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही पड़ गया, यवन प्रिय। ये शब्द पूछा गया है पेपर में। यवन प्रिय मतलब काली मिर्च, गोल गोल मिर्च मिर्च। यवनों संस्कृत को, में सर ये। हाँ संस्कृत में यवन यवनों को प्रिय है ना। गोल मिर्च इनको इतनी प्रिय थी पश्चिम के लोगों को कि उसे यवन प्रिय कहने लगे। भारत में बने छुरी कांटे के इस्तेमाल के खिलाफ भी भारी प्रतिक्रिया हुई, जिन्हें रोम के अमीर ऊंची कीमतों में खरीदते थे। भारत का बना छुरी कांटा जो होता था वो भी अच्छी क्वालिटी का रहा होगा, इसलिए वहाँ पर ऊंची कीमतों पर अमीर लोग उसे खरीद लेते थे। उसके भी खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। उस समय लोगों को व्यापार संतुलन की अवधारणा भले ही ना रही हो, परंतु भारतीय प्रायद्वीप में पाए गए रोमन सिक्कों पात्रों की बहुतायत से इसमें संदेह नहीं रह जाता है कि रोम के साथ व्यापार में भारत का पलड़ा भारी था। ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब भारत का जो व्यापार चल रहा था रोम के साथ, उसमें भारत कैसे था, व्यापार भारत का भारत के पक्ष में था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यस सर। ज्यादा ज्यादा आयात करता था कम निर्यात करता था, है ना, यही बात होगी। नहीं सर, ज्यादा निर्यात करता था। ठीक है, कम आयात करता था ज्यादा निर्यात करता था, तो व्यापार संतुलन जो था वो भारत के पक्ष में था। इस समय रोम के साथ जो व्यापार हो रहा था, रोम की मुद्रा में होने वाली कमी का अनुभव इतना तेज हुआ कि अंततोगत्वा रोम को भारत के साथ गोल मिर्च इस्पात के माल का व्यापार बंद करने के लिए कदम उठाना पड़ा। लगता है भारत रोम व्यापार और जहाजरानी में मुख्य भूमिका रोमनों ने अदा की थी। यद्यपि रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में बस गए, पर इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है कि भारत के लोग रोमन साम्राज्य में बसे हैं। रोमन व्यापारी तो दक्षिण भारत में बसे थे, ये तो सही है, लेकिन भारतीय व्यापारी रोम में बसे इसके प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों पर तमिल भाषा में लिखित अभिलेखण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ तमिल सौदागर रोमन काल में मिस्र में बसते थे। जो तमिल साहित्य में मिट्टी के बर्तनों पे कुछ लिखा हुआ मिला है, बर्तन के टुकड़ों पर, उससे ये बात हमको पता चलती है कि कुछ यहाँ के जो तमिल सौदागर हुआ करते थे वो चले गए थे मिस्र में रहने रोमन काल में। मुद्रा अर्थव्यवस्था मुद्रा अर्थव्यवस्था रोम से भारत आए चांदी और सोने के सिक्कों का उपयोग लोग किस काम में करते थे। रोमन स्वर्ण मुद्राएं स्वभावतः अपनी धातु के लिए मूल्यवान होती थी, पर साथ ही उनका प्रचलन बड़े बड़े लेन देन में भी रहा होगा। उत्तर में हिंद यूनानी शासकों ने कुछ एक स्वर्ण मुद्राएं जारी की हिंद यूनानी शासकों ने कुछ एक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन कुषाणों ने काफी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। और यह समझना गलत होगा कि सभी कुषाण स्वर्ण मुद्राएं रोमन सोने से ढाली गई और भारत के पास अपना सोना नहीं था। ये बात गलत है।
सारा का सारा काम रोम के सोने से ही हो रहा था। ठीक है, बल्कि भारत में भी सोने की बहुतायत थी। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में ही भारत ने ईरान साम्राज्य को नजराना के तौर पर 320 टैलेंट सोना दिया था। कब की बात है? 5वीं सदी ईसा पूर्व की। ये सोना सिंध की स्वर्ण खान से निकाला गया होगा। सर ये टैलेंट क्या होता है? ये सोना सिंध की स्वर्ण खान से निकाला गया था। ये हमें थोड़ा सा याद भी रखने की जरूरत है। कुषाण संभवतः मध्य एशिया से सोना प्राप्त करते थे, मध्य एशिया से। और यह भी संभव है कि यह सोना या तो कर्नाटक से या बिहार के ढाल भूमि, जो बाद में उनके कब्जे में आ गई, की स्वर्ण खानों से भी मिला होगा। जो कुषाणों ने स्वर्ण के सिक्के जारी किए, वो उसके लिए उनको सोना कहाँ कहाँ से मिला है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो सोने आपको उनको मिले मध्य एशिया से, कर्नाटक के खदानों से और बिहार के ढाल भूमि वाले क्षेत्र से मिले। ठीक है, रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की। रोम से संपर्क हुआ तो रोम के संपर्क का कुषाणों पर प्रभाव पड़ा कि उन्होंने दिनार जैसी स्वर्ण मुद्रा जारी की। और यही दिनार जैसी स्वर्ण मुद्रा जिसे कुषाणों ने जारी की थी, रोम के संपर्क से प्रभावित होकर वही स्वर्ण मुद्रा गुप्तों के शासन काल में खूब प्रचलित हुई। परंतु स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता होगा, ये भी याद सर रखो। गुप्तों के शासनकाल में दिनार को तो स्वर्ण ये लेन देन शीशे के होते थे, प्रोटीन तांबे के सिक्के से चलते थे। रोजमर्रा के जो लेन देन थे वो सोने के सिक्के से नहीं, बल्कि उसके लिए तांबा, शीशा, प्रोटीन के सिक्कों का यूज किया जाता था। आंध्र में सीसा तांबा दोनों की खाने पाएगी, आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में सोने की पाएगी। आंध्रों ने दक्कन में सीसे प्रोटीन के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए हैं। प्रायद्वीप के सिरे पर कुछ आहत मुद्राएं और आरंभिक संगम युग की मुद्राएं भी पाई गई हैं। ये प्रायद्वीप का सिरा कौन सा है? नर्मदा वाला एरिया, इधर पश्चिमी घाट वाला सर। ये सिरा है इसका, ऐसे ना है। तो यहां से क्या मिली हैं? संगम युग की मुद्राएं और आहत मुद्राएं इस युग में मिली हैं। ठीक है, प्रायद्वीप के सिरे पर। कुषाणों ने उत्तर और तांबे और कांसे के सिक्के भारी मात्रा में कई देशी राजवंशों ने भी जारी किए। तांबे और कांसे के सिक्के भारी मात्रा में कई और देशी राजवंशों ने भी जारी किए। जैसे मध्य भारत में राज करने वाले थे नाग, ये आपको पता रहना चाहिए। पूर्वी राजस्थान पर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के संलग्न क्षेत्र पर शासन करने वाले योधेय, कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और अहिच्छत्र, उत्तर प्रदेश का बरेली जिला में स्थित, में राज करने वाले मित्र। ये जो देशी राज्य हैं, देशी राजवंश हैं, जैसे नाग पूछा गया है, नाग का शासन किस क्षेत्र पर रहा है। ठीक है, मित्रों का शासन किस क्षेत्र पर रहा है और योधेयों का शासन कहाँ रहा है, तो ये चीजें भी हमको पता होनी चाहिए। शायद इस काल में मुद्रात्मक अर्थव्यवस्था नगरों उपनगरों के जन सामान्य के जीवन में जितनी गहराई तक प्रवेश कर गई, वैसा अन्य किसी भी पहले काल में नहीं हुआ होगा। ये परिवर्तन कला और शिल्प के विकास, रोमन साम्राज्य के साथ पुरजोर व्यापार के अनुरूप ही है। ये जो परिवर्तन देखा गया लोगों के, जन सामान्य के जीवन में, मुद्रात्मक अर्थव्यवस्था जो इतने गहरे में जाके बस चुकी थी, उसका मूल कारण क्या था? उनकी जरूरतें, व्यापार, व्यवसाय। ठीक है, तो ये परिवर्तन इसलिए हुआ। शहरी बस्तियां, शिल्प और वाणिज्य में बढ़त तथा मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप इस काल में अनेकानेक नगरों की श्रेय वृद्धि हुई। शहरी बस्तियां, जो अनेकों नगरों की
वृद्धि हुई है वो किस लिए हुई? क्योंकि इस दौर में शिल्प और वाणिज्य में वृद्धि देखी गई, मुद्राओं का अधिक से अधिक प्रयोग देखा गया। इस वजह से इस समय में नगरों का विकास हुआ। शिल्प और वाणिज्य में वृद्धि, मुद्रा का अधिक से अधिक प्रयोग, क्या किया इसने? अनेकों नगरों की वृद्धि की, अनेकों नगरों का विकास किया। ठीक है, तो जो नगरों का विकास हुआ उसका मूल कारण क्या रहा है? शिल्प और वाणिज्य की वृद्धि, शिल्प और वाणिज्य में वृद्धि, साथ ही साथ मुद्रा का अधिकाधिक उपयोग। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, नई दिल्ली का पुराना किला है इंद्रप्रस्थ, इन सभी उत्तर भारतीय नगरों के उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में मिलते हैं। इन सभी के उल्लेख मिलते हैं हमको साहित्यिक ग्रंथों में, तो ये हमें याद रखना है। कुछ नगरों का वर्णन चीनी यात्रियों ने भी किया। अधिकतर ईसा की पहली और दूसरी सदियों में कुषाण काल में फूले फले ऐसा उत्खननों के आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि खुदाई से कुषाण युग की उत्कृष्टतर संरचनाएं प्रकट हुई हैं। इनसे ये भी प्रकट होता है कि बिहार के कई पुरास्थल जैसे चिरांद है, सोनपुर है, बक्सर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई पुरास्थल जैसे खैराडीह और मासूम कुषाण काल में समृद्ध थे। लेकिन यहाँ पर कुषाणों के समय में चिरांद, सोनपुर, बक्सर के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश का खैराडीह और मासूम समृद्ध थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर, सोहगौरा, भीटा, कौशाम्बी, उसके पश्चिमी जिलों में अतरंजी खेड़ा मतलब एटा और कई अन्य स्थल कुषाण काल में उन्नति पर थे। हम श्रृंगवेरपुर और चिरांद दोनों स्थलों पर बहुत सी कुषाण कालीन ईंट संरचनाएं पाते हैं। कहां से? श्रृंगवेरपुर और चिरांद से पाते हैं कुषाण कालीन ईंट संरचना। मथुरा में सोख के उत्खनन में कुषाण काल के 7 स्तर दिखाई देते हैं। सोख, जबकि गुप्त युग के 7 स्तर दिखाई देते हैं, जबकि गुप्त युग के केवल 1 स्तर, गुप्त युग के सिर्फ 1 स्तर। कुषाण के 7 स्तर दिखाई देते हैं जो सोख में उत्खनन कार्य किया गया, वहां से मालूम चलता है कि कुषाणों का 7 स्तर, कुषाणों के युग का 7 स्तर और गुप्तों के युग का सिर्फ 1 स्तर मिलता है। फिर पंजाब के अंतर्गत जालंधर है, लुधियाना, रोपण कई स्थलों पर कुषाण काल की अच्छी संरचनाएं पाते हैं। हरियाणा में खोदे गए पुरास्थलों का भी यही हाल है। कई जगह तो कुषाण कालीन संरचनाओं से निकली पुरानी ईंटों से गुप्त काल में बनी भोंडे ढंग की इमारतें भी मिली हैं। ये कहाँ से मिली हैं? कई सारी जगहों से मिली हैं। और किसके काल की हैं? गुप्त काल की हैं। कुल मिलाकर कुषाण काल के बताए गए भौतिक अवशेषों से प्रतीत होता है कि नगरीकरण उत्कृष्ट की चोटी पर पहुंच गया। मालवा और पश्चिमी भारत के शक राज्य के बारे में भी यह बात लागू होती है। सबसे महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ 2 बड़े मार्ग मिलते थे, एक कौशाम्बी से आने वाला, दूसरा मथुरा से आने वाला। उज्जैनी नगर सबसे महत्वपूर्ण था। तो उज्जैनी क्यों? हाँ, महत्वपूर्ण नगर था उज्जैनी। उज्जैनी के महत्वपूर्ण होने का कारण था कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े मार्ग मिल रहे थे। वो कौन से मार्ग थे? तो पहला तो एक कौशाम्बी से आने वाला था, दूसरा मथुरा से आने वाला था। इसका महत्व इसलिए भी था क्योंकि यहाँ से गोमेद, अगेट, इंद्रगोप, कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था। उज्जैनी का महत्व सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि यहाँ पर 2 मार्ग आकर मिल रहे थे, बल्कि इस बात के लिए भी इसका महत्व है कि यहाँ से अगेट, कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था। ठीक है,
तो इन वजहों से उज्जैनी का महत्व था, अपना विशेष महत्व था। उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ 200 ईसा पूर्व के बाद मणि या मनके बनाने के लिए गोमेद, इंद्रगोप, सूर्यकांत, सूर्यकांत मतलब जैस्पर, रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। उज्जैनी की बात है ये संभव था क्योंकि शिप्रा नदी की तलशिला के फांसों से ये पत्थर प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। शक और कुषाण काल के समान ही सातवाहन राज्य में नगर उन्नति करते रहे। तो शकों के समय पे ही नहीं किए, कुषाणों के समय पर भी नगरों का विकास हुआ। साथ ही साथ सातवाहन राज्य में भी नगरों का विकास हुआ है। सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में तगर, तेर, पैठन, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुनकोंड, भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु, कबरीपत्तनम, ये सब क्या थे? समृद्ध नगर थे। और किसके समय के हैं? सातवाहनों के समय के हैं। तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियां खुदाई में निकली। इनमें से कुछ तो आंध्रों के दीवार घिरे उन 30 नगरों में से होंगे जिनका उल्लेख प्लिनी ने किया। उनका उदय आंध्र के तटवर्ती शहरों से काफी पहले, परंतु पश्चिमी महाराष्ट्र के शहरों से कुछ ही समय बाद हुआ होगा। लेकिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में नगरों का ह्रास सामान्यतः ईसा की 3री सदी के मध्य से या उसके बाद से शुरू हो जाता है। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति इसलिए हुई क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। कुषाणों और सातवाहनों के साम्राज्य में अगर नगरों का विकास हुआ है, पहली बात तो हमने पढ़ा कि नगरों के विकास के पीछे 2 मूल कारण रहे। व्यापार व्यवसाय उनका रहा है और दूसरा मुद्रा का प्रचलन रहा है। एक और चीज हम पढ़ रहे हैं कि कुषाणों के समय पे नगरों की उन्नति हुई, शकों के समय पे हुई, सातवाहनों के समय पे हुई, बाकी जो देशी राज्य थे उनके समय में भी नगरों का विकास हुआ। एक तीसरी चीज भी पढ़ने को मिल रही है कि कुषाण और सातवाहनों के समय पे जो हमें नगरों की उन्नति देखने को मिलती है, या इस समय जो नगरों की उन्नति होती है, उसके पीछे का कारण है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का फलना फूलना। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था। रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ व्यापार करता था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर इसलिए फूलते फलते रहे क्योंकि कुषाण शक्ति का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था। ठीक है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगरों के विकास के पीछे का जो मूल तत्व रहा है, कुषाण का पश्चिमोत्तर भारत में जमना या कुषाणों का पश्चिमोत्तर भारत में अपना केंद्र स्थापित करना। भारत में अधिकतर कुषाण नगर मथुरा से तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरा पथ पर पड़ते थे। जो कुषाण नगर थे वो मथुरा से तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरा पथ पर पड़ते थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ईसा की 3री सदी में उसका अंत होने से इन नगरों को गहरा धक्का लगा। शायद यही बात दक्कन में भी हुई। 3री सदी से जब रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, नगर अपने शिल्पियों और वणिकों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए। दक्कन में हुई खुदाइयों से भी सातवाहन काल के बाद से नगर बस्तियों का ह्रास होना लक्षित होता है। ठीक है, जैसे उत्तरापथ है, यवनपुरी है। साटक क्या है पता है किसी को? साटक और श्रेणी क्या है? वसूलने वाला श्रेणी होता था साटक। क्या होता था? कर वसूलने वाला। कर वसूलने वाला। और कोई बताए? बैंकर के रूप में भी काम, अलग अलग श्रेणियां होती थी सर इनकी। और कोई बताओ? व्यापार और सर वाणिज्य से सब। और कोई ऐसा? तुम भी बता दो।
सर यही पता है और मुझे नहीं पता। हाँ, श्रेणियां जो सर होती इसी थी। में ना एक बैंक के रूप में काम करती थी, पैसा हाँ जमा बिल्कुल करना या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बैंकर के रूप में भी काम करती थी। इनको टैक्स वसूलने के लिए भी वो मिला हुआ था। और इसके अलावा ये जो श्रेणियां थी वो कौन थी? शिल्पियों की, व्यापारियों के अपने संघ होते थे, है ना? है ना? ये भी तो पढ़े हैं, यस सर, ये व्यापारी भी हमने पढ़ रखा है।